मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। फिर से शुरू हो सकती है इजराइल ईरान के बीच लड़ाई। यूरेनियम भंडार बच जाने के संकेत से नेतन्याहू चिंता में। पुतिन बोले, रूस में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे पश्चिमी देश, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा आतंकवाद। भारत ने पाकिस्तान के आरोप किए गए खारिज। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना ने दिया बयान। रनवे की धुंधली लाइन से विमानों के घिसे टायर तक, डीजीसीए के उठाए गंभीर सवालों पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या बोले। अमेरिका ने वीजा नियम किए सख्त, स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना अनिवार्य। नक्शे से बहुत भव्य है भारत, पीएम मोदी से बातचीत में बोले आईएसएस पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां बचाने को लेकर आप का रविवार को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन मजबूती, सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 25,400 के पार। शिफाली जरीवाला डेथ न्यूज हाइलाइट्स। कांटा लगा गर्ल, शिफाली जरीवाला का हुआ अंतिम संस्कार, घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। द फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपेयी इस बार अकेले नहीं काटेंगे बवाल। इन दो धांसू सितारों की एंट्री, देखे फर्स्ट लुक। चलिए विस्तार से जानते हैं। 12 दिन के युद्ध में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लक्ष्य प्राप्त करने और जीत पर दावा किया है, लेकिन ईरान का परिष्कृत शोधित यूरेनियम भंडार बच जाने के संकेत से इजराइल चिंता में है। ट्रंप और इजराइल दोनों ही ईरान पर फिर से हमले की बात कर रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को खारिज कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का बयान दे दिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि खतरा भले ही टल गया हो लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसलिए अब ट्रंप और इजराइल दोनों ही ईरान पर फिर से हमले की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान से परमाणु बम का खतरा महसूस होने पर वहां फिर से हमले की बात कही थी। ट्रंप ने कहा वह ईरान पर दोबारा हमला करने का विचार कर रहे हैं। जाहिर है नया हमला भी इजराइल के साथ तालमेल बनाकर होगा। कार्ड्स बोले, हमले के लिए अमेरिका की स्वीकृति जरूरी नहीं। शनिवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा, नए खतरों के सामने आने पर फिर से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कार्ड्स ने कहा, हमारे बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन तेहरान ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाई, परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और लंबी दूरी वाले मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। कार्ड्स ने कहा, ईरान पर हमले के लिए हमें अमेरिका की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। हम खतरे का आकलन करके भी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान बोला, देंगे मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप के जवाब में ईरान के नेता अली खामनेई ने अमेरिकी हमले का करारा जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराजगी ने भी कहा है कि अगर युद्ध विराम को तोड़ने की कोशिश हुई तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का ऐलान पहले ही कर चुका है। जाहिर है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी स्थिति को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए टकराव ज्यादा दूर नहीं है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में ईरान के यूरेनियम भंडार का नुकसान न होने और परमाणु कार्यक्रम के नष्ट न होने की बात कही गई है। ईरान ने भी माना है कि उसका यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। ईरान ने यूरेनियम भंडार स्थानांतरित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA के मुख्य रफाएल ग्रोसी ने बताया कि उन्होंने 13 जून को इजरायली हमले के दिन ही बता दिया था कि ईरान ने यूरेनियम भंडार स्थानांतरित कर दिया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका के ईरानी परमाणु संयंत्रों पर तमाम हमलों के बावजूद ईरान में रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं फैला। यही यूरेनियम भंडार को नुकसान न पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वे मिलकर रूस में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर किसी भी पश्चिमी देश को इस्लामिक स्टेट की तब तक कोई चिंता नहीं जब तक वह रूस के खिलाफ काम कर रहा है। पुतिन ने शुक्रवार को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों की कोई परवाह नहीं है जब तक वह रूस के खिलाफ काम कर रहा है। मॉस्को में विस्फोट हुए और अब भी हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब कुछ ठीक माना जाता है जब तक वह रूस के खिलाफ हो। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, ऐसा पहले भी हुआ है जब पश्चिम देश सामूहिक रूप से हमारे देश में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ाई में आतंकवाद को एक हथियार के रूप में उपयोग किया। राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान उस समय आया है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर टकराव लगातार जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूस मित्र देशों के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेगा। इसमें संयुक्त रूप से हथियारों का उत्पादन और सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच में अपने भाषण में पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपनी सशस्त्र सेनाओं और उनके ठिकानों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें नवीनतम हथियारों और तकनीक से लैस करना शामिल है। उन्होंने कहा, हम नई तकनीकों का उपयोग करके रूसी सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाएंगे, सैन्य बुनियादी ढांचों को आधुनिक करेंगे और उन्हें नवीनतम तकनीक, हथियारों और उपकरणों से लैस करेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस मित्र देशों के साथ न केवल उपकरणों की आपूर्ति या आधुनिकीकरण बल्कि संयुक्त विकास, कर्मियों का प्रशिक्षण और टर्न की उद्यमों व उत्पादन सुविधाओं का निर्माण में शामिल होगा। भारत ने बीती रात खैबर पख्तूनवा प्रांत के वजीरिस्तान इलाके में हुए आत्मघाती हमले के लिए उसे दोषी ठहराने का प्रयास कर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए उसे दोषी ठहराने की पाकिस्तान की कोशिश को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के उस बयान को खारिज करना है जिसमें वजीरिस्तान में शनिवार को हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि इस हमले में कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 24 घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तानी सेना का ये बयान निंदनीय है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ अस्वीकार करते हैं। बता दें कि शनिवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक सैन्य काफिले को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में 13 सैनिक मारे गए थे। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी वजीरिस्तान जिले के खड्डी इलाके में आज सुबह एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटों से लदे वाहन को बम निरोधक इकाई के माइन रेजिस्टेंस अम्बुशन प्रोटेक्टेड वाहन से भिड़ा दिया। विस्फोटों से लदे वाहनों की सैन्य काफिले से टक्कर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटों से लदे वाहन की सैन्य काफिले से टक्कर करवा दी। विस्फोट में 13 सैनिक मारे गए। इसके अलावा 10 सैन्यकर्मी और 19 नागरिक घायल हो गए। यह क्षेत्र तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के निशाने पर रहता है। घटना की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर समूह के एक उपगुट उसूद अल हरब ने ली है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। हाल के महीनों में यह उत्तरी वजीरिस्तान में सबसे घातक घटनाओं में से एक है जिसमें गंभीर सुरक्षा चिंताएं खड़ी की हैं।
26 जून 2025 को डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े हवाई अड्डों का ऑडिट किया गया है। यह ऑडिट 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद शुरू किया गया था। बयान में किसी एयरलाइन कंपनी या हवाई अड्डे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इसमें भारत के हवाई अड्डों पर कई बड़ी लापरवाहियों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात की गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एविएशन सेक्टर में निरीक्षण और जांच का दायरा बढ़ा है। कुछ दिन पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ यह कहकर कार्रवाई की थी कि कंपनी उड़ान समय और कैबिन क्रू के ड्यूटी के घंटों से जुड़े नियमों का बार बार उल्लंघन कर रही है। इसके लिए डीजीसीए ने एयर इंडिया से 3 अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए भी कहा। इसके बाद एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया और ये बताया कि अब इस एयरलाइंस कंपनी के आईओसीसी की निगरानी सीधे कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ के हाथ में होगी। आईओसीसी यानी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर किसी भी एयरलाइन कंपनी का वो अहम हिस्सा है जो सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के उड़ानों के संचालन को सुनिश्चित करता है। एयरलाइन कंपनी के इस केंद्र पर संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की रियल टाइम प्लानिंग, उसकी निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। यह एयरलाइन के परिचालन विभाग के अंतर्गत आता है जो उड़ानों, पायलटों और कैबिन क्रू से जुड़े मामलों की देखरेख करता है। इसमें उनके ड्यूटी रोस्टर भी शामिल हैं। डीजीसीए की हाल की कार्रवाइयों के बाद आई उसकी रिपोर्ट को समझने के लिए बीबीसी ने कई प्रोफेशनल पायलट और एविएशन एक्सपर्ट से बात की है। डीजीसीए ने कहा कि ऑडिट में उड़ान से जुड़ी कई जरूरी चीजों की जांच की गई। इनमें फ्लाइट ऑपरेशन, सुरक्षा, कम्युनिकेशन सिस्टम और उड़ान से पहले पायलट की मेडिकल जांच जैसे पहलू शामिल थे। अमेरिकी दूतावास ने वीजा नियमों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने आवेदकों से पिछले 5 वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया यूजर नेम और हैंडल साझा करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वीजा आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार का कहना है कि वीजा आवेदनों पर फैसला उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ स्थित दूतावास ने गुरुवार को वीजा आवेदकों से कहा कि वे पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के यूजर नेम और हैंडल वीजा जांच के लिए प्रस्तुत करें। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले DS 160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में पिछले 5 वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के यूज़र नेम या हैंडल दर्ज करने होंगे। साथ ही उन्हें यह भी घोषणा करनी होगी कि उन्होंने वीज़ा आवेदन में सही जानकारी दी है। अमेरिका का यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति के तहत उठाया गया है जिसका उद्देश्य वीज़ा प्रक्रिया के विश्वसनीय और सुरक्षा को बढ़ावा करना है। इससे पहले सोमवार को जब अमेरिकी विदेश विभाग ने स्टूडेंट वीज़ा आवेदनों की प्रक्रिया फिर से शुरू की, तब दूतावास ने सभी आवेदकों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करने को कहा ताकि उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा सके। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया था कि वे नए स्टूडेंट और विजिटर वीज़ा के लिए इंटरव्यू तत्काल प्रभाव से रोक दें। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान प्रवासियों की जांच प्रक्रिया ढीली पड़ गई थी और मौजूदा सिस्टम में धोखाधड़ी की आशंका बनी हुई थी। अब अमेरिका आने के इच्छुक आवेदकों के सोशल मीडिया खातों की अधिक गहन जांच की जाएगी। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अब ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करेंगे ताकि ऐसे किसी भी कंटेंट की पहचान की जा सके जो अमेरिका के नागरिकों, मूल्यों, संस्थाओं, संस्कृति या देश की स्थापना के सिद्धांतों के खिलाफ हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में गए पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बात की। पीएम मोदी ने बातचीत की शुरुआत नमस्कार से की। कहा कि आज आप भारत से दूर हैं, लेकिन भारत की आकांक्षाएं आपके साथ हैं। पीएम ने कहा कि आपके नाम में भी शुभ है, आपकी यात्रा नए युग का शुभारंभ भी है। बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ में 140 करोड़ भारतीयों का उत्साह और उमंग भी है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं।
पीएम मोदी ने पूछा कि वहाँ सब कुशल मंगल है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। इस पर शुक्ला ने कहा कि भारतीयों की शुभकामनाओं से मैं यहाँ ठीक हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अंतरिक्ष में पहुँचूंगा। आज आपके नेतृत्व में आज का भारत सपनों को साकार करने का मौका देता है। इसी का परिणाम है कि मैं देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। पीएम मोदी ने शुभांशु से पूछा, आप जो गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, आम रस लेकर गए हैं वो आपके साथियों को खिलाया या नहीं। इस पर शुभांशु ने कहा कि बिल्कुल, हम सब ने इसका स्वाद लिया। शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष से देखने से पर भारत बहुत भव्य नजर आता है। जितना वह नक्शे में दिखता है उससे भी ज़्यादा भव्य दिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आदत है कि जब किसी से मिलता हूँ होमवर्क भी देता हूँ। शुभांशु से पीएम मोदी ने कहा कि आपका होमवर्क ये है कि आपको जो अनुभव मिल रहा है उससे हमें गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉटों की लैंडिंग भी करानी है। इस पर शुभांशु ने कहा कि यहाँ पर मुझे जो अनुभव मिल रहे हैं वह बहुत कीमती हैं। मैं जब वापस आऊँगा तो निश्चित ही गगनयान समेत अन्य मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा। शुभांशु ने बताया कि गगनयान को लेकर स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों में भी उत्साह है। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने पूछा कि हम कब गगनयान पर जा सकते हैं। पीएम मोदी ने शुभांशु से कहा कि हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, माँ भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। आपके साथ 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं हैं। पीएम मोदी ने भारत माता की जय से बातचीत का समापन किया। शुभांशु ने भी जवाब में भारत माता की जय कहा। दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी रविवार को विशाल प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे होने वाले इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता व पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और गरीबों की झुग्गियां बचाने के लिए उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पहले पार्टी ने झुग्गी संवाद अभियान चलाया था। अब रविवार को पूरी दिल्ली से बड़ी तादाद में झुग्गी वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे और जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा पूरा होने के बाद झुग्गियां तोड़ने की पुरजोर मांग उठाएंगे। मकान बनाने का वादा करने वाले भाजपा घर तोड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने गरीब झुग्गी वालों से वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहां मकान बनाकर देंगे। बीजेपी के झांसे में आकर गरीबों ने वोट देकर उनकी सरकार बनवा दी। सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही बीजेपी इन गरीबों की झुग्गियां उजाड़ना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को घर दिया वो काफी दूर, इसमें भी कई अपात्र। उन्होंने आगे कहा कि अब तक 10,000 झुग्गियां तोड़ी जा चुकी हैं और 1 लाख से अधिक गरीब झुग्गी वाले बेघर हो चुके हैं। इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी ने जिन लोगों को मकान दिया भी तो वह काफी दूर दिया, जहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, जबकि काफी लोगों को अपात्र बताकर मकान नहीं दिया गया और ये लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के इस रवैये को लेकर पूरी दिल्ली में गरीबों में भारी आक्रोश है और ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। आप द्वारा चलाए गए झुग्गी संवाद को जिस तरह झुग्गी वालों का जबरदस्त समर्थन मिला है, इससे साफ है कि रविवार को होने वाले आम आदमी पार्टी के विशाल प्रदर्शन को भारी समर्थन मिलेगा। प्रदर्शन में पूरी दिल्ली की जनता शामिल होगी। आम आदमी पार्टी सबसे अपील करती है कि गरीबों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को होश में लाएं। गरीबों को बचाने के लिए जनता और आम आदमी पार्टी के आंदोलन में हिस्सा लें और अपनी आवाज को बुलंद करें। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताजा अपडेट के साथ। स्टॉक मार्केट ओपनिंग बेल। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार यानी 26 जून को भी मजबूती के साथ शुरुआत की। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी का माहौल बना है। शुरुआत में सुबह 9:30 पर सेंसेक्स 305.57 अंक की यानी 0.37% बढ़त के साथ 83,061 के पास पहुंच गया, जबकि निफ्टी 105.90 अंकों
0.42% की बढ़त के साथ 25,350 के ऊपर ट्रेड करता दिखा। दोपहर 12 बजे के करीब सेंसेक्स 545.16 अंक 0.66% की तेजी के साथ 83,300 और निफ्टी 155.35 अंक 0.62% की बढ़त के साथ 25,400 पर पहुंचकर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील, इटर्नल, पूर्व में जोमेटो, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर नुकसान में रहे। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से बाजार को मिली राहत। बाजार में यह तेजी ऐसे समय में आई जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की खबरें सामने आई हैं। इससे मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। निवेशकों में यह भरोसा जगा है कि अब वैश्विक अस्थिरता थोड़ी कम हो सकती है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार की चाल पर पड़ रहा है। कल भी बाजार ने दिखाई थी दमदार रफ्तार। बीते दिन यानी बुधवार को भी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 700 अंकों की बढ़त के साथ 82,755 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 200 अंक चढ़कर 25,244 के स्तर पर बंद हुआ था। यह बढ़त बाजार में चौतरफा खरीदारी की वजह से देखने को मिली थी। तेल की कीमतों में नरमी से मिला सपोर्ट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इजराइल के तनाव में कमी आने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आई है। इससे भी बाजार को सपोर्ट मिला है, क्योंकि तेल की कीमतें कम होने से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव थोड़ा कम होता है। निवेशकों में बना हुआ है पॉजिटिव माहौल। बीते कुछ दिनों में ग्लोबल माहौल से मिले संकेतों और घरेलू स्तर पर आर्थिक स्थिरता की उम्मीद ने निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। खासकर मिडिल ईस्ट में तनाव घटने से बाजार को जो राहत मिली है, उसका असर निवेशकों की खरीदारी में साफ नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। मैं हूं तान्या माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बस। Welcome to Millennium News 24, your trusted source for accurate, unbiased news. We're here to bring you the stories that matter most from America and around the world with integrity and a commitment to truth. In today's world, where misinformation can easily spread, having access to reliable news is more important than ever. At Millennium News 24, we aim to cut through the noise by delivering clear, fact-based reporting. Whether you're following major events or looking for in-depth analysis, we are here to serve you with transparency and respect for all communities regardless of color, wealth, or religion. This beautiful America was built by the resilience of its people, immigrants, entrepreneurs, doctors, and everyday individuals working together to create something great. It's this spirit that inspires us to provide you with news that's inclusive, honest, and relevant. We believe that informed citizens are the foundation of a strong society, and we strive to give you the knowledge you need to make a difference. From breaking news to insightful features, we bring you comprehensive coverage on politics, economics, health, culture, and much more. We believe that everyone deserves access to the truth, and we are proud to be a part of a global network that connects people through information. Stay informed by following us on your devices, including iOS, Android, Roku, Amazon, Apple TV, and Smart TVS. And for global access, we're also available on Horizon Satellite. Visit us at www.millenniumtv24.com or www.millenniumnews24.com to stay updated at Millennium News 24. Our mission is to promote unity, understanding, and progress in a rapidly changing world. Join us as we work to inspire positive action through the power of truth. Thank you for watching. Follow us, subscribe, and stay informed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बस। अब नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। शिफाली की अंतिम यात्रा में शामिल पारस छाबड़ा का गुस्सा एक मीडिया कर्मी पर फूटा है। उन्होंने एक मीडिया कर्मी के सवाल पर डांटते हुए कहा कि आपने कुत्ते वाली न्यूज़ बनाकर ठीक नहीं किया।
इसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि ये जब पराग त्यागी अपने कुत्ते के साथ बाहर खड़े थे, उसे लेकर आपको न्यूज़ नहीं बनानी चाहिए थी। इस दौरान उनके साथ संभावना सेठ भी मौजूद थी। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक हुए निधन ने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाली खबर से जहां उनका परिवार पूरी तरह टूट चुका है, वहीं उनके फैंस और करीबी दोस्त भी गहरे शोक में डूबे हुए हैं। हर तरफ उदासी छाई हुई है और आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह शेफाली का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसी शेफाली मौत मामले का अपडेट सामने आया है। अंबोली पुलिस स्टेशन सूत्रों में से कई अहम जानकारियां साझा हुई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने मिले हैं। शेफाली ने लिया था ये इंजेक्शन। शेफाली कई सालों से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। 27 जून को परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिस कारण शेफाली पूरे दिन उपवास रखा था। इसके बावजूद दोपहर में उन्होंने अपनी एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। ये दवाएं उन्हें लगभग 8 साल पहले सलाह दी गई थी और तब से वे हर महीने इन्हें ले रही थी। पुलिस जांच में अधिकारी इस कारण को शेफाली के कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुकना के पीछे की बड़ी वजह मान रहे हैं। हालांकि यह भी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिक जानकारी दे पाएगी। प्राइम वीडियो ने आज अपनी मोस्ट लव सीरीज द फैमिली मैन के सीजन का टीजर रिलीज कर दिया है और इसी के साथ ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। इस टीजर ने फैंस को एक झलक मिली है उस कहानी जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। राज और डीके की जोड़ी ने इसे अपने बैनर D2R फिल्म के तहत बनाया है और एक बार फिर मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में नजर आने वाले हैं, जो एक तरफ देश के लिए एक अंडर कवर जासूस की जिम्मेदारियां निभाते हैं और दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली में पिता और पति के रोल में तालमेल बैठाते हैं। पहले से भी धांसू होगा नया सीजन। द फैमिली मैन के इस सीजन का राज डीके और सुमन कुमार ने मिलकर लिखा है, जबकि डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने दिए हैं। सीजन का निर्देशन राज और डीके कर रहे हैं और इस बार उनके साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्शन में जुड़े हैं। इस साल आने वाला सीजन 3 और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि श्रीकांत तिवारी का सामना इस बार 2 नए खतरनाक दुश्मनों जयदीप अहलावत और निम्रत कौर से भी होगा। इस सीजन में कहानी देश की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों ओर से आ रहे खतरों के बीच श्रीकांत के संघर्ष को दिखाएगी। पहले के अहम किरदारों के साथ भी वापसी हो रही है, जिसमें प्रियामणि, सुचित्रा तिवारी, शारिब हाशमी, जेके तलपड़े, अलेशा ठाकुर, धृति तिवारी और वेदांत सिन्हा, अधर्व तिवारी फिर से अपने किरदारों में नजर आएंगे। क्या है मेकर्स का कहना? निखिल माधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा, द फैमिली मैन आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्राइम वीडियो की सबसे पसंदीदा और सराही जाने वाली फ्रेंचाइजी बन चुकी है। जैसे ही दर्शकों ने सीजन 2 देखा, हमें तीसरे सीजन के लिए लगातार रिक्वेस्ट मिलने लगी और इस बार भी जैसा कि उम्मीद थी, राज, डीके और सुमन ने खुद को पीछे छोड़ते हुए नई दिलचस्प कहानी गढ़ी, जिसमें दांव पहले से कई ज़्यादा बड़े हैं और थ्रिल भरपूर है। हमें पूरा भरोसा है कि दुनिया भर के फैंस इस सीज़न को खूब पसंद करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।